मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में कंटिन्यू आज हम पढ़ रहे हैं एथेनोइक अम्ल की क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्योंकि एथेनोइक अम्ल किसी भी क्षार के साथ, जैसे कास्टिक सोडा NaOH यहाँ दे रखा है, इसके साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट का लवण बना देगा, यानी उस क्षार का लवण बना देगा और साथ में जल का निर्माण होगा। इस प्रकार यहाँ कास्टिक सोडा एथेनोइक अम्ल से क्रिया करके सोडियम एसीटेट का लवण और जल का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार अभिक्रिया कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखें तो ऐसी स्थिति में सोडियम एसीटेट का लवण यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है एथेनोइक अम्ल, तो सोडियम एसीटेट का लवण, जल और CO2 का निर्माण होगा। यदि बाइकार्बोनेट के साथ एथेनोइक अम्ल क्रिया कर रहा है तो सोडियम एसीटेट का लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगी। दोनों ही स्थितियों में लवण, जल और CO2 का निर्माण होता है, चाहे वो कार्बोनेट के साथ क्रिया हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। इसमें सबसे पहले साबुनीकरण की प्रक्रिया, जिसमें सबसे अहम रोल है मिसेल निर्माण का। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा ही साबुन से कपड़ों की धुलाई होती है। यहाँ पर मिसेल दे रखी है, इस मिसेल की संरचना आप बना सकते हैं कॉपी के अंदर। इसमें तेल की बूंदें हैं, बीच में चिकनाई युक्त, तो ये तेल की बूंदी है, वहाँ हाइड्रोकार्बन शिरा का कार्य करता है, यानी हाइड्रोकार्बन वाला शिरा यहाँ पर आकर्षित होता है तेल की बूंदों की तरफ। और जो आयनिक शिरा, जैसे Na+ दे रखा है बाहर की तरफ, ये Na+, ये वाला शिरा Na+ वाला, ये जल के अंदर विलय शिरा होता है। तो यहाँ पर साबुन के अणु, साबुन क्या होती है आपको पूछे तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर, आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस स्थिति में इमल्सन का निर्माण होता है। इस प्रकार साबुन का मैल पानी को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे हम देखें, चूँकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया करता है, ऐसे में अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या से निपटान किया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम के लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ बना लेता है। इस प्रकार से अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जिनको बोलते हैं, वो साबुन की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं, बेहद अच्छे होते हैं। अच्छी धुलाई इनकी की जा सकती है क्योंकि ये कठोर जल में अच्छे से कार्य कर जाते हैं। इस प्रकार कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। जैसे अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पादों में हम सामान्यतः करते हैं। तो आपको पूछे कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों में ज़्यादा सर्वोत्तम कौन सा है, तो डिटर्जेंट या अपमार्जक सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जल की कठोरता को ये हटाने में काफ़ी मददगार होते हैं। कठोर जल में ये क्रिया कर जाते हैं, जबकि साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। उसमें अघुलनशील जो द्रव पदार्थ है, अघुलनशील पदार्थ है, उसको विलय अवस्था में उसको नहीं बनाते हैं, तो अघुलनशील पदार्थ बन जाता है उनमें, जबकि इसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये कठोर जल में आसानी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए डिटर्जेंट अच्छी धुलाई करते हैं, खर्च भी कम होता है, जबकि साबुन ज़्यादा खर्च होगा कठोर जल में क्रिया न करने के कारण। अब ये चैप्टर यहाँ अपना खत्म हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, तो इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है अपना, पहला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। पहले से सूत्र दे रखा है अपने को एथेन का C2H6। एथेन नाम सुनते अपने को पता होना चाहिए एल्केन श्रेणी का है, सिंगल बॉन्ड अवश्य आएगा, और C2H6 यानी कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 2 है, और उसके हाइड्रोजन संतुष्ट होंगे कितने, 6। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन किस प्रकार से संतुष्ट होंगे 2 कार्बनों के बीच, तो इसका संरचना अपन बनाएंगे तब अपने को पता चलेगा। तो कार्बन 2 कार्बन है C2,
और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, एथेन श्रेणी का है इसलिए। तो एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इनको अपन हाइड्रोजन की संयोजकताओं से संतुष्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल अपने पास प्राप्त हुए 7। इस प्रकार इसमें कुल संयोजक आबंध हैं 7। तो आंसर आ जाएगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नॉन, नॉन लगा हुआ है तो अनुलग्न, पूर्वलग्न, नॉन लगा हुआ है तो नॉन लगने का मतलब कीटोन श्रेणी का ही, सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन श्रेणी का है तो इसका आंसर होगा सी इज करेक्ट, कीटोन। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है ना, ये आंसर नहीं होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, देखते हैं आगे। ईंधन आर्द्र है ना, ये नहीं हो सकता। ईंधन आर्द्र नहीं हो सकता। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जल रहा होता तो काली धुआं थोड़ी देता। भोजन पूरी तरह नहीं पका है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ईंधन का अपूर्ण दहन जब होता है तभी वो काली परत यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन और देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट देखेंगे। इसमें आप 5वें प्रश्न को टिक मार्क कर सकते हैं। 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे सकते हो। एथेनोइक अम्ल H2S, प्रोपेनॉन F2 हमने पाठ के अंदर सीखी थी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लिख सकते हो। इसके अलावा समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टिक मार्क करिए। और इसके बाद में अपने हैं भौतिक, इसके बाद में अपना आता है हाइड्रोजनीकरण क्या है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करना सीखा था संकलन अभिक्रिया में, तो यह हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये वाला प्रश्न। इसके अलावा साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मिसेल निर्माण करके आप मिसेल का संरचना दे करके चित्र उसका दे करके आप मिसेल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा साबुन की, कपड़ों की धुलाई किस प्रकार से होती है साबुन से, वो बता सकते हो। और अपमार्जक और साबुन में अंतर पूछे तो अपमार्जक सबसे बेहतर है, कठोर जल में आसानी से क्रिया कर लेता है। तो डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या है, साबुन क्या है? तो डिटर्जेंट तो सल्फोनिक लवण होते हैं एक तरह से, और साबुन जो है वो कास्टिक सोडा का एक रूप होता है। तो इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक में सबसे बेहतर डिटर्जेंट ही है। ये प्रश्न भी आ सकता है, तो तुलना करके हम बता सकते हैं। इसी के साथ अपना अध्याय 4 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।